अस्सलाम वालेकुम। ये इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम सीडर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं बैकएंड साइड पर। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले हम सीडर्स का एक फ़ोल्डर बना लेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ सीडर्स क्या होता है। सीडर्स वो डाटा होता है जो हमने हार्ड कोड करना होता है डीपी पे। अब तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पास बैकएंड से स्टोर नहीं हो रही होती। कुछ चीज़ें हम हार्ड कोड रख लेते हैं, जैसे कि रोल्स हैं, नंबर ऑफ़ रोल्स 3 ही रोल्स हैं, एडमिन, मैनेजर और इस तरह के। मतलब ये तो 3 ही मैं बात करूँ, 10-12 रोल्स हैं जो कभी नहीं चेंज होने, या चेंज होने हैं तो बहुत कम है, और वो हम फिर बैकएंड से ही ऐड करना चाह रहे हैं, उसकी यूआई नहीं बनाना चाह रहे। तो ऐसे डाटे को हम डायरेक्ट डीबी में रखने की बजाय हम कोड के ज़रिए वहाँ पे ऐड करते हैं, ताकि कल को कोड में ही चेंज करें और डायरेक्ट कमांड रन करें और वो हमारे पास डीबी में चले जाएं। तो ऐसी चीज़ों को हम सीडर कहते हैं कि सीड्स करवाएं, हम सीड करवाएं डाटा हम डीबी के अंदर। तो डीबी ओपन कर लेते हैं हम साथ ही। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सप्रेस साउथ के अंदर हमारे पास हम कैटेगरीज की एक नई कलेक्शन ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। और इसके अंदर हम कैटेगरीज सीडर.js। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूँकि हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए। हमने शुरू में बात की थी जितनी भी कलेक्शन होंगी उतने मॉडल्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नया मॉडल क्रिएट करेंगे, मॉडल का नाम सिंगुलर होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, किसी भी एक मॉडल को कॉपी कर लेंगे हम। यहाँ पर हमने पेस्ट किया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये डिफ़ॉल्ट है हमारे पास, एक स्कीमा क्रिएट करना है, स्कीमा हमने पास करना है, टेबल का नाम देना है जिससे हमें मॉडल मिल जाएगा, वो मॉडल हमने एक्सपोर्ट कर देना है। ये बिल्कुल एक बेसिक सी चीज़ है जो हमें पहले से पता है। अब कैटेगरी में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नेम होगा, जो कि क्या होगा, स्ट्रिंग होगा हमारे पास, ठीक है जी। नेम होगा जो कि स्ट्रिंग होगा हमारे पास, और उसके अलावा टाइम स्टैम्प वगैरह, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी। और आईडी तो आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट होती है हर मॉडल के अंदर। ये हम इसका नाम चेंज कर देंगे स्कीमा का, ये हो जाएगा हमारे पास कैटेगरीज स्कीमा, ठीक है जी। टेबल का हमने नाम क्या रखना है, कैटेगरीज। जो मॉडल का नाम हमने एक्सपोर्ट करना है, जो हम पूरे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, हम उसका नाम देंगे कैटेगरी। जो फाइल का नाम है वही नाम हम देंगे, ठीक है जी। कैटेगरी, ठीक है। ठीक है जी, कैटेगरी। अच्छा, वो स्पेलिंग गलत है, इस वजह से वी एस कोड हाईलाइट कर रहे थे उसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम। अच्छा, कॉन्स्ट, या हम यहाँ पर कहेंगे कैटेगरी सीडर। यहाँ पर हम और इसी को एक्सपोर्ट कर देंगे कैटेगरी सीडर को। इस फंक्शन को कहीं भी फाइल के अलावा इस्तेमाल करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है हमें। ये हमने शुरू में बात की थी। अच्छा, कैटेगरी सीडर के अंदर हम क्या करेंगे, मॉडल को कॉल करेंगे। पहले डाटा अपना प्रिपेयर कर लेंगे। कॉस्ट कैटेगरीज जो हमने डीबी के अंदर ऐड करनी है। पहली कैटेगरी होगी हमारे पास, यहाँ से डाटा कॉपी कर लेते हैं मुझे लिखने के। ये हम कैटेगरीज को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, हम लेट कर लें, कॉन्स्ट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, ये कैटेगरीज हमने एक बना दी है, और फिर हम मॉडल को कॉल करते हुए इंसर्ट मैनी की क्यूरी एक कर देंगे हम। अवेट कैटेगरीज इंसर्ट मैनी, और यहाँ पर हम पास कर देंगे लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। तो ये हमारे पर डीबी में चले जाएंगे। अब हमें पता है एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, तो एसिंक हम इस फंक्शन को बना देंगे। तो उसके बाद हम ये ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि अब जब भी ये फंक्शन चलेगा, ये ना हो ये कैटेगरीज को डुप्लिकेट करती, इस डाटे को बार बार ऐड करता रहे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैटेगरीज को अपनी को खाली करेंगे और उसके बाद नई कैटेगरीज ऐड करेंगे। अब वेट, चूँकि ये प्रॉमिस रिटर्न करते हैं तो हमें इनका वेट करना पड़ेगा, नहीं तो निचले वो मॉड्यूल पे चले जाएंगे ये।
डिलीट मैंने की, हमने क्वेरी चलाई, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम आएंगे। अच्छा, उसके बाद हम एक फ़ाइल बना देंगे index.js, जिसके अंदर तमाम हर सीडर जो है वो कॉल हो रहा होगा हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कॉल हो रहा होगा ये कैटेगरीज सीडर। अच्छा जी, जैसे ही कैटेगरीज सबमिट होंगी हम सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे जी, कैटेगरीज सीडेड। ठीक है जी, हमारे पास कैटेगरी सीड हो जाएंगी। ठीक है, और हम इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैटेगरीज वाला हम फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पर एसिंक्रोनस फंक्शन यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये मैं बारी बारी जो भी हमें एरर्स आएंगे वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले हमें ये फ़ाइल चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाकर चूँकि मैंने बताया ये हार्ड कोडेड एक फ़ाइल होगी जो हमें चलानी पड़ेगी। ठीक है, index.js। वैसे तो इंडेक्स की फ़ाइल को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट फोल्डर का नाम अगर इंडेक्स की फ़ाइल प्रेजेंट है तो वो खुद ही उठा लेते हैं फोल्डर के नाम के आगे। ठीक है, हम यहाँ पर जब हम इसको चलाएंगे तो ये हमारे पास एरर थ्रो करेगा। ठीक है, अच्छा, इसने एरर थ्रो कर दिया, हमारे पास टाइम आउट आ गया हमारे पास, चूँकि डीबी का हमने कनेक्शन नहीं बनाया हुआ पहले। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने सिंपल जस्ट फंक्शन कॉल किया है तो इससे पहले डीबी का कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए। तो हमें क्या, जो हम काम index.js के अंदर कर रहे हैं कनेक्ट डीबी वाला, वो हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पर आकर इससे पहले कनेक्ट MongoDB इसका फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं, और इसके बाद फिर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसने फिर एरर फेंक दिया, क्यों, क्योंकि कनेक्ट डीबी करने से पहले हमें चूँकि कनेक्ट डीबी की अगर फाइल के अंदर जहाँ आपको पता है यहाँ पे ये env से वो वेरिएबल उठा रहा है, और env को पहले लोड करवाना पड़ता है। चूँकि इंडेक्स में अगर ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो env पहले क्या हो रही है, लोड हो रही है। तो ये मैं बारी बारी एरर इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ तो कि आपको आइडिया हो कि ये एरर अगर इस तरह के आते हैं आपको तो किस तरह फिक्स करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने env पहले लोड करा दी, उसके बाद कनेक्शन बनाया डीबी का, तो ये हमारे पास फिर देखते हैं कि इसके बाद अगला एरर क्या आता है। ठीक है, दोबारा अगर हम चलाते हैं तो हमारे पास ये आ गया एक दफ़ा दोबारा। अच्छा जी, चूँकि डीबी का कनेक्शन फ़ौरन से बन रहा है, अगर किसी वजह से डीबी का कनेक्शन लेट हो, चूँकि ये सिंक्रोनस फंक्शन है, कॉल अगले पे चली जाती है और ये फंक्शन क्रैश हो जाता है, क्योंकि डीबी का अभी तक कनेक्शन नहीं बना होगा, क्योंकि वेट हो रहा होगा और ये फंक्शन पहले कॉल हो जाएगा। एसिंक्रोनस फंक्शन में यही होता है कि ये लाइन क्यू में चली जाती है, और ये तो ये चूँकि लोकल डीबी है, कनेक्शन में बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, इस वजह से ये एरर आपको फेस नहीं हो रहा। तो चूँकि आप यहाँ पे इसको होवर करेंगे तो आपको ये यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये एसिंक्रोनस कॉल जा रही है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा कि डीबी का कनेक्शन बन जाए हर सूरत, और उसके बाद ही सीडर कॉल हो, वरना क्योंकि सीडर का फ़ायदा नहीं है, डीबी का कनेक्शन नहीं होगा, सीडर ने कहाँ डाटा ऐड करवाना है, डीबी अगर कनेक्ट ही नहीं है। तो हमें फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि हमें बताएगा कि डीबी का कनेक्शन बना है कि नहीं बना। ठीक है, मैंने बताया प्रॉमिस की आपको डेफिनेशन मैंने पहले भी समझाई हुई है। प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर देन के अंदर आता है तो ये क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, अगर कैच के अंदर आता है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। या एक काम ये आप कर सकते हैं, और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, डायरेक्ट मंगूस डॉट कनेक्ट को कॉल कर लें, लेकिन उसका नुकसान ये है कि ये फ़ाइल जहाँ और कहीं यूज़ हो रही है तो फिर हमें हर जगह जाके बाहर मैनुअली वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी प्रॉमिस को ये लॉक करवाने के लिए। तो यहाँ पे तो हमारी ज़रूरत सिर्फ ये है कि इसको हमने चेक करना है कि डन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो सिंपल है, हम आउटर प्रॉमिस बना के हम एक रिटर्न कर देते हैं। तो जैसे ही देन क्या है अंदर आया, अगर तो रिजॉल्व हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजॉल्व को ट्रू कर देंगे, और अगर कैश के अंदर आया तो रिजेक्ट को ट्रू कर देंगे। ठीक है जी, ट्रू कर देंगे। ठीक है,
और इसके बाद क्या करेंगे, चूँकि ये प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, अब हमारे पास प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, तो प्रॉमिस को गेट करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, देन का लगाएंगे। और जब देन के अंदर आएगा तब हम फिर ये सीटर, ताकि जब ये फंक्शन कॉल हो तो हर सूरत डीबी का कनेक्शन बना होना लाजमी है, ठीक है। तो ये हमने किया। ये इसी में दोबारा एक दफ़ा रीज़न आपको समझा दे, तो ये mongoose डॉट करेक्ट भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। हम डायरेक्ट इसको भी रिटर्न कर सकते तो वो भी प्रॉमिस ही रिटर्न होना था, लेकिन ये इसलिए नहीं रिटर्न किया क्योंकि ये हमने लॉग हर दफ़ा देखने होते हैं जब भी हमने अपना सर्वर चलाना होता है। तो अगर ये यहाँ पर हम नहीं करेंगे और कहीं और भी ये चीज़ को चाहिए होगी, तो फिर हमें हर जगह जाके यहाँ पर भी वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी डॉट देन, और यहाँ पर भी हमें वो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी कि डीबी कनेक्टेड, ठीक है। तो बजाय ये काम करने के वहाँ पे एक जनरल रहने दिया डीबी कनेक्टेड, और यहाँ पे एक अलग प्रॉमिस रिटर्न करा के इसकी ज़रूरत पूरी कर दी हमें, ठीक है। अगर हम दोबारा आप चलाएँ तो ये देखें जी, कैटेगरी सीडेड हो गई हमारे पास, ठीक है। और इसको बंद करके चलाएँ, ये भी हमारे पास नॉर्मल चल रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करें तो ये हमारे पास एक कैटेगरीज़ का नया सेक्शन बन गया हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास तमाम कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है। हम फिर इसका एक एंड पॉइंट भी बना देंगे नया, ठीक है। और हम इसका एक नया एंड पॉइंट बना देते हैं हम, ठीक है। उसके लिए एक राउटर की फ़ाइल में एक नई फ़ाइल ऐड करेंगे, चूँकि एक नई नेम स्पेस है किस्म की। तो यहाँ पर आएंगे प्रोडक्ट के अंदर या ऑथ के अंदर एक सिंपल कोई भी हम एक एंड पॉइंट उठा लेंगे यहाँ से, और ऊपर से हम उठा लेते हैं ये वाली चीज़। ये वो तमाम चीज़ें जो पहले हमने डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेस से हमने राउटर मंगवाया, इसको ऑथ राउटर का, ये ऑथ राउटर है हमारे पास, क्योंकि वो ऑथ की फाइल थी। यहाँ पे हम इसको कहेंगे कैटेगरी राउटर, ठीक है जी। कैटेगरी राउटर डॉट गेट स्लैश रीड, यहाँ पर आगे हम दे देंगे कंट्रोलर का मेथड, ठीक है। इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे हम कैटेगरी राउटर को। ये वो तमाम चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं कि हम जितने भी हमारे पास नए राउट्स होंगे, जैसे कि प्रोडक्ट के तमाम राउट्स प्रोडक्ट की फ़ाइल के अंदर उसकी नेम स्पेस के अंदर आ जाएंगे, ऑथ के राउट्स ऑथ की नेम स्पेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हम उनको एक्सपोर्ट कर देंगे। अच्छा, स्लैश रीड है तो यहाँ पर एक नया कंट्रोलर भी बनेगा, कैटेगरी कंट्रोलर। चूँकि MVC का पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रीड का एक फंक्शन बनाएंगे हम, ये सिंक्रोनस फंक्शन, जो कि रिक्वेस्ट लेगा और रिस्पॉन्स देगा हमें। रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज, अच्छा जी, हमारे पास कैटेगरीज रिटर्न होगी, और ये कैटेगरीज अभी फ़िलहाल मैं एम्प्टी अरे रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें एक दफ़ा वर्किंग राउट हमें मिल जाए। तो ये हमारे पास रीड का एंड पॉइंट। अच्छा, हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, तो ये एक्सटर्नल फाइल में हम यूज़ नहीं कर सकते। हम इसको दोबारा इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रीड जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी, ये कैटेगरीज कंट्रोलर से ये हमें रीड इंपोर्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम जाके इसको रजिस्टर्ड करते हैं, ये कैटेगरीज की जो नए राउटर का एक सेट बनाया, नेम स्पेस बनाई है हमने। index.js के अंदर जाएंगे, यहाँ पर जाके जिस तरह ये बाकी दो रजिस्टर्ड हैं, हम इस तरह एक नई नेम स्पेस रजिस्टर कर देंगे। कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी कैटेगरी राउटर, ठीक है जी। कैटेगरी राउटर पोस्टमैन के अंदर हम जाएंगे, पोस्टमैन के अंदर हम जाकर इसको कैटेगरी स्लैश रीड है, इसको भी कैटेगरीज ही कर देते हैं, ठीक है। इसको जब हम हिट करेंगे तो ये हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ गया।
इसमें हम मिडलवेयर अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है जी, ताकि कोई अनऑथेंटिकेटेड पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके। चेक टोकन मिडलवेयर, ठीक है जी, यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस सेक्शन। और अगर हम 7 टोकन भेजें तो ये हमें एक्सेस करने देगा, और अगर टोकन नहीं भेजेंगे तो हमें होगा ये राउट इनएक्सेसिबल फॉर वन अनऑथराइज्ड आर होगा हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, रीड के अंदर अब हम जाए तो कैटेगरीज हम रिटर्न कर देंगे यूज़र को, कॉन्स्ट कैटेगरीज। अच्छा जी, कैटेगरी डॉट फाइंड, ये हमारे पास आ गए। चूँकि फाइंड हमें क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, तो हम फिर इसको क्या करेंगे, प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हमें अवेट लगाना पड़ता है ताकि हमें कंटेंट मिल जाए। यहाँ पर हम अगर ये देखें, अच्छा ये हमारे पास ये देखें, ये क्रैश कर गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, हम इसको वेट लगाएंगे, कैटेगरी, अच्छा ये हमारे पास कैटेगरीज आ गई, हमने वेट लगाया, ठीक है। उसके बाद चूँकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए वेट लगाना पड़ता है, और वेट के लिए हमें फंक्शन को एसिंक्रोनस मार्क करना पड़ता है। तो जो हमने कर दिया, तो ये हमारे पास ये रिटर्न हो गया सबसे पहले, ठीक है। अब ये हमारे पास ये बैकएंड पे हमने सीडर भी बना दिए और साथ हमने कैटेगरीज भी, तो ये सीडर का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। हमने ये लिखा था साथ यहाँ पर, ठीक है। तो सीडर फॉर डेटाबेस, ये तमाम टॉपिक्स कवर होंगे, लेकिन तरतीब में नहीं है ये, लेकिन ये है कि ये सारे कवर होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं, तो जैसे ही होम पेज पे हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, कैटेगरीज को हम कॉल कर देंगे, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं, तो हम एक तो ये है कि हम यहाँ से कोड उठा लें, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी हम कोड उठा सकते हैं, दूसरा अपना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जो आपको प्रेफर्ड लगे वो आप कर सकते हैं। हम पहली दफ़ा हमने कोड वहाँ से उठाया, तो इस दफ़ा हम खुद लिख लेते हैं ये सारा कुछ। एक्सियोस डॉट गेट, ये हमारे पास गेट का राउट है, गेट का राउट है जी, ठीक है। गेट के राउट के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये पूरा हमारे पास ये यूआरएल है, ये हम ये यूआरएल देंगे /read। अगर ये हम इस तरह ना दें तो हमें फिर ऑब्जेक्ट के अंदर देना पड़ता है, हम ऑब्जेक्ट वाला कर लेते हैं प्रेफर्ड, ठीक है। अच्छा जी, मेथड है हमारे पास गेट का, ठीक है, और यूआरएल है हमारे पास /read कैटेगरी /read कैटेगरी /read, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हेडर्स। हेडर्स के अंदर हमारे पास आ जाता है एक ही हेडर है हमारे पास टोकन का, वो हम भेजेंगे साथ। बाकी दो जो होते हैं कंटेंट टाइप और एक्सेप्ट का, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सियोस में गालबन ऐड होते हैं, ठीक है। टोकन हमें कहाँ से मिलता है, लोकल स्टोरेज से। लोकल स्टोरेज डॉट, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह हम टोकन देख सकते हैं कि उसकी की क्या है। तो ये हमें मिलेगा, तो ये हम फिर क्या करेंगे, डॉट देन हम करेंगे, तो ये हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और रिस्पॉन्स को हम कंसोल पे प्रिंट करा के देख सकते हैं हम। कैटेगरीज, सॉरी, रिस्पॉन्स है हमारे पास, ठीक है। और अगर कैच में आता है तो हमारे पास ये एरर जो भी होगा हम वो देख लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम जाते हैं, ये चूँकि होम पेज पे हमने ये प्रिंट करवाया है, तो हम जाते हैं यहाँ पर अपने होम पेज पे, यहाँ कंसोल में जाते हैं हम। जब रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास कैटेगरीज हमारे पास आ गई है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कॉल गई है हमारे पास,
रीड की कॉल गई है हमारे पास कैटेगरीज की, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कैटेगरीज जा रही हैं हमारे पास। अच्छा उसके बाद सबसे पहले हम रिस्पॉन्स डॉट, हमारे पास ये आ जाती हैं रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट कैटेगरी। रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट कैटेगरीज हम करेंगे, तो ये हमारे पास 4 कैटेगरीज हमारे पास आ गई हैं, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था ये जो ये पूरी चीज़ है हमारे पास, ये रिस्पॉन्स है पूरा। तो रिस्पॉन्स डॉट डाटा, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट डाटा के अंदर हमारे पास कैटेगरीज पड़ी हैं। तो ये रिस्पॉन्स डॉट डाटा के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, स्टेटस होता है, एरर होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो रिस्पॉन्स के अंदर हमें चाहिए होता है डाटा, और डाटे के अंदर फिर ये सब कुछ होता है। तो डाटे के अंदर ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास आ गई कैटेगरी, डिक्शनरी के अंदर हमारे पास क्या कैटेगरी, ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट में डिक्शनरी को, ठीक है जी। ये हमारे पास कैटेगरीज आ गई। अब बजाय चूँकि ये रीड का एंड पॉइंट है, इसके लिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। तो बजाय इसके कि हम हर दफ़ा इस तरह का काम करें, हम एक कस्टम अपना हुक बना लेते हैं कि जिसको हम ये डाटा पास करें यूआरएल वगैरह, तो ये बाकी काम ये सारा कुछ वो खुद कर दें हमारे लिए, ठीक है। तो हम ये कस्टम हुक बना देते हैं यहाँ पर, कस्टम हुक होता है बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली जिस तरह ये यूज़ इफेक्ट है। अब आपको नहीं पता इसके पीछे क्या कोड लिखा हुआ है, लेकिन आपको बस ये पता है कि आपने जब भी ऑन मोड पे कोई काम करना है तो आपने इसके अंदर करना है, ठीक है। तो इस तरह का सारा काम आपने यहाँ पर करना है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है हमारे पास, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किस तरह एक कस्टम हुक बना सकते हैं और उसके ये सारा कोड उधर ले जा सकते हैं, और ये कोड भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह हम ये वाला कोड भी रिड्यूस कर सकते हैं, ये वाला इतना कोड, ये सारा रिड्यूस कर सकते हैं हम कोड, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर आकर हुक्स का फोल्डर हम एक ऐड करेंगे, और हुक्स के फोल्डर के अंदर हम एक नया हुक बनाएंगे, यूज़ एपीआई हुक। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यूज़ फैच का, यूज़ एपीआई का, यूज़ फैच डाटा का, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन ये है कि उससे पहले यूज़ लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कॉन्स्ट यूज़ एपीआई, ये हमारे पास आ गया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ एपीआई, ठीक है जी। अच्छा इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आकर हमने पेस्ट किया, तो ये जितनी भी हार्ड कोड चीज़ें हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है जी। ये पहला आ गया हमारे पास मेथड, आ गया हमारे पास मेथड, फिर आ गया हमारे पास यूआरएल, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये टोकन। तो हमें हर एपीआई के साथ अगर हमें पड़ा होगा तो हम वो भेजेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। फिलहाल दो ही चीज़ें, हम दो चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सियोस इंपोर्ट कर लेंगे हम वहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ इसको कर देते हैं मेथड, इसको कर देते हैं हम यूआरएल, क्योंकि डायनेमिक कर रहे हैं हम इसको अपने लिए, ठीक है। यहाँ पर हम आकर कॉल करेंगे यूज एपी, यहाँ पर हम देंगे गेट, साथ हम क्या दे देंगे यूआरएल। हमारे पास आ गया कस्टम हुक, ठीक है जी। अच्छा जितने भी लाइफ साइकिल मेथड्स हैं वो कस्टम हुक के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। तो हम ये काम करेंगे कि जैसे ये हमारे पास लोड हो, ये कंपोनेंट माउंट हो, तो हम उसके जैसे ही माउंट होने पे, माउंट मतलब ये जैसे ही ये रेंडर होना शुरू हो, तो हम उसके अंदर हम ये कॉल कर लें, ठीक है जी, फर्स्ट टाइम बस। तो हम फिर क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे, फर्स्ट टाइम सिर्फ एक दफ़ा रन करना है हमने, अभी मल्टीपल टाइम्स भी रन हो रहा है ये,
ठीक है जी। तो हम इसको सिर्फ वन टाइम रन करेंगे। अभी ये 2 दफ़ा भी रन हो रहा है। ये देखें, जब भी वो चेंज होता है तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये कॉल जा रही है ये रीड की। ये देखें जी, ये रीड की कॉल जा रही है। जब भी कोई हमारे पास स्टेट चेंज होगी तो ये ऊपर वाला कोड री रन होगा, जिसकी वजह से ये बार बार कॉल जाना शुरू हो जाएंगी। तो हम इसको सिर्फ एक दफ़ा भेजना चाह रहे हैं, तो ये डिपेंडेंसी की अरे हम एम्प्टी रखेंगे। तो फर्स्ट टाइम सिर्फ ऑन मोड पे कॉल जाए, मतलब जैसे ही पेज रीलोड हुआ है या लोड हुआ है तो सिर्फ एक दफ़ा कॉल जाए, उसके बाद फिर कभी भी कॉल ना जाए। ठीक है, तो फिर हम इसको यूज़ इफेक्ट के अंदर डाल लेंगे हम। ठीक है जी। अब फिर हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ जाके रीलोड करते हैं पेज को। तो हमारे पास ये देखें जी, एक दफ़ा हमारे पास सिर्फ कॉल गई है। और उसके बाद नेटवर्क के अंदर आते हैं। नेटवर्क के अंदर भी अगर देखें, एक दफ़ा ये हम इसको खाली करते हैं तो ये देखें जी, हमारे पास रीड की एक दफ़ा कॉल गई है। नीचे ये प्रोडक्ट की और इसी तरह रीड प्रोफाइल की, तो वन टाइम कॉल की। इस तरह वरना जब भी स्टेट चेंज होनी थी, कंपोनेंट री रेंडर होना तो और बार बार कॉल जानी थी। तो ये हमने इसको इस चीज़ से बचा लिया। ऑप्टिमाइजेशन इसको कहते हैं। ठीक है जी, ऑप्टिमाइज़ कर दिया हमने इसको। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, वो है हमारे पास हम इसका डाटा रिटर्न करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डाटा सेट डाटा यूज़ स्टेट। रिएक्टिव प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, एक तो हम डाटा रिटर्न करेंगे, और दूसरा जब भी एपी कॉल जाएगी तो लोडिंग का स्टेटस अगर हमें चाहिए होगा तो वो लोडिंग का स्टेटस हम इस्तेमाल करेंगे। फिर जैसे ही एपी कॉल भेजेंगे हम लोडिंग को ट्रू कर देंगे, और जैसे ही डन हो जाएगी एपी कॉल विद एरर और विद रिस्पॉन्स, तो हम इसको फॉल्स कर देंगे लोडिंग को। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास फॉल्स ही होगी लोडिंग। ठीक है, जैसे एपी कॉल भेजेंगे हम इसको ट्रू कर देंगे, अदरवाइज इसको फॉल्स कर देंगे हम बाकी केसेस पर। अच्छा जी, ये हमारे पास दो चीज़ें हो गई हैं, और इसी तरह हमारे पास एक तीसरी चीज़ हो जाएगी एरर की। एरर, और इस तरह आ जाएगा एरर। ठीक है, सेट एरर। और जैसे ही हमारे पास ये जाएगी सेट लोडिंग, हमारे पास होगी ट्रू। और उसके बाद हमारे पास होगी यहाँ पर एक कैच के बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है फाइनली की, कि वो बेशक देन में जाए, सक्सेस हो या एरर में जाए, तो ये वाला कोड एंड पे लास्ट पे लाजमी चलता है। ठीक है जी, तो हम फाइनली के अंदर अपनी लोडिंग फॉल्स कर देंगे, बेशक वो एरर हो या सक्सेस हो, दोनों केसेस में हम अपनी लोडिंग फॉल्स कर देंगे। जब एपी कॉल भेजेंगे तब हम ट्रू कर देंगे, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये चीज़ होगी हमारे पास। उसके बाद जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारे पास, तो हम उसको भी रिटर्न कर देंगे यहाँ से मतलब सेव करवा देंगे डाटा के अंदर। सेट डाटा, ये रिस्पॉन्स डॉट डाटा के अंदर चला जाएगा, और जो एरर है वो हम सेट एरर के अंदर भेज देंगे। अच्छा, ये नाम सेम हो रहा है, हम नाम चेंज कर देते हैं। तो ये नाम चेंज कर दिया हमने एरर का। ठीक है जी, जो सेट कर रहे हैं और शो कर रहे हैं कि सोल्ड डॉट ब्लॉक, क्योंकि ये भी एरर है और वो भी एरर है। ठीक है, और एंड पे फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम क्या, तीन चीज़ें। पहली चीज़ हम रिटर्न करेंगे लोडिंग डाटा और फिर एरर। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने एज आ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दी। यही तीन चीज़ें हमें रिसीव हो जाएंगी कहाँ पर, यहाँ पर। तो हम पहले इनिशियल लोडिंग देख लेंगे हम, और उसके बाद फिर हम डाटा देख लेंगे अपना। अच्छा जी, हमारे पास कुछ एरर्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, लोडिंग हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो ये लोडिंग ना पहले से हमें एक पहले वेरिएबल हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह का अगर केस हो कि ये जो पीछे से वेरिएबल रिटर्न हो रहे हैं, इनका नाम और किसी और वेरिएबल का नाम क्लैश कर रहा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको
रीनेम कर देंगे कैटेगरी लोडिंग, ठीक है, कैटेगरी एपीआई लोडिंग। इस तरह डाटा भी सेम हो सकता है, कैटेगरी एपीआई डाटा और एपीआई, ठीक है जी। हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पेस्ट, इस तरह कैटेगरी एपीआई डाटा ये भी पेस्ट, ठीक है। और फिर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये देखिए जी, सबसे पहले जब कॉल गई हमारे पास तो ये हमारे पास क्या हो गया, लोडिंग के स्टेटस फॉल्स सबसे पहले, ठीक है। और जब कॉल की तो ट्रू हो गया, जब फर्स्ट टाइम फॉल्स था तो डाटा नल था, और जब सेकंड टाइम हमारे पास जब ट्रू हुआ तो कॉल चलेगी तब भी डाटा नल था, और जब डाटा आ गया हमारे पास तो लोडिंग फॉल्स हुई और हमारे पास डाटा आ गया। इनिशियल फॉल्स डाटा नल, कॉल गई लोडिंग ट्रू डाटा नल, कॉल डन होने के बाद डाटा आ गया और लोडिंग फिर फॉल्स होगी हमारे पास, ठीक है जी। ये बेसिक से इसका पर्पस था, तो ये हमारे पास है जी। अच्छा, सेकंड चीज़ हमारे पास यहाँ पर कि हम यहाँ पर ये लोडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए देखें जी प्रोडक्ट वाला भी हमने ये सारा सेटअप बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम कॉल भेज रहे हैं तो इसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। ये सारा कमेंटेड कोड उड़ा देते हैं फ़िलहाल, जितना भी कमेंटेड कोड है हमारे पास, ताकि इजीली समझ आए हमें चीज़ों की। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी सारा कुछ वही काम हो रहा है। हम इसको भी विद हुक के साथ रिप्लेस कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको भी हम हुक के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये सेकंड हम एपी कॉल कर देते हैं यहाँ पर, इसको कैटेगरी की जगह हम कर देते हैं प्रोडक्ट्स एपी एरर प्रोडक्ट्स एपी लोडिंग और इसी तरह, ठीक है जी। और यहाँ पर हम ये हम डाटा यहाँ पर ये भेज देते हैं पेज, ये तमाम चीज़ें हम इसको ऊपर ले जाते हैं क्योंकि ये यूज़ हो रही हैं वैसे तो। अच्छा, ये चीज़ें पेज और सर्च यूज़ हो रहा है हमारे पास, ठीक है। इनको पहले डिक्लेयर कर देते हैं, बाद में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ हमारे पास होगी, ठीक है। उसके बाद हम इसको उसके बाद जब डाटा हमारे पास आ जाता है हमारे पास, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ये चीज़ें तमाम चीज़ें सेट होती हैं हमारे पास। रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट डाटा के अंदर से प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो हमारे पास आ रही होती हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें हमें मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, हम इतने कोड को रिप्लेस कर सकते हैं इसी तरह, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये ये हमारे पास सबसे पहले चीज़ आ रही है हमारे पास ये इसमें भी वही काम हम कर रहे हैं जिस तरह ही हम इसके अंदर जा रहे हैं फंक्शन को कॉल करने। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लोडिंग ट्रू है, तो हम इसको लोडिंग क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे हम, ठीक है जी। और उसके बाद जो है मतलब कॉल डन होने के बाद इनिशियल ट्रू है हमारे पास और बाद में हम इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। अच्छा जी, हम देखेंगे कि किस तरह से ये नीचे वाला भी हुक के साथ रिप्लेस हो सकता है। तो ये सारी हमारे पास लोडिंग्स वगैरह आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस नॉर्मल लोडिंग को चेंज कर देंगे इसके साथ, या हमारे पास हम इसके साथ चेंज कर देंगे जितनी भी हमारे पास लोडिंग है ये पे लोडिंग के साथ हम इसको चेंज कर देंगे और उसके बाद ये इसको हम कमेंट आउट कर देंगे सारे को। अच्छा जी, एक नया यूज इफेक्ट लिखेंगे और उसके अंदर हम डिपेंडेंसी दे देंगे कि जब भी प्रोडक्ट का आईपी डाटा चेंज हो हमारे पास, ठीक है। तो जैसे ही चेंज होगा हमारे पास तो ये हमारे पास डाटा रिटर्न होगा। मैंने बताया ये हमें रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स डॉट डाटा,
तो हमारे पास ये आएगा। तो फर्स्ट टाइम ये हमारे पास नल होगा तो ये एरर थ्रो कर सकते हैं, तो हम इसको कोलेशन ऑपरेटर गालबन कहते हैं। इसके साथ हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास, हम ये चीज़ें सेट करवा लेंगे ये वाली, क्योंकि देन के अंदर हमें यही मिलती थी। तो इसका मतलब है अब जो हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट डाटा आएगा, यानी कि ये, उसके अंदर भी यही चीज़ें हमारे पास पड़ी होंगी, ठीक है। तो अगर ये एग्जिस्ट करता होगा, ओके है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये चूँकि होता है रिस्पॉन्स डॉट डाटा, तो इतनी चीज़ की जो है ये वेरिएबल आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, और उसके बाद हम ये प्रोडक्ट्स वगैरह सेट कर देंगे, और साथ पेजिनेशन की डिटेल वगैरह हम सेट कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये इतना काम हमारे पास हो गया, और उसके बाद हम इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो ये हमारे पास व्यू होने लग गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये लोडिंग भी आया, और हमारे पास ये अब, लेकिन अब हम जब सर्च करते हैं तो ये हमारे पास कुछ भी डाटा नहीं आ रहा, ठीक है। उसकी वजह ये है, हमने सिर्फ प्रोडक्ट पे डाटा चेंज होने पे ये लगाया है, और ये फर्स्ट टाइम जब चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ चेंज किया मैंने, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये यूआरएल की डिपेंडेंसी नहीं थी, फर्स्ट टाइम रन होने के लिए हमने इसको डाला हुआ था। मैं इसका फ़र्क दिखा देता हूँ आपको। अच्छा जी, जब ये हम चेंज कर रहे हैं तो ये रन नहीं हो रहा। उसकी वजह ये, जब हम ये चेंज करते थे तो यूआरएल में हमारे पास ये अपेंड हो जाता था, ये स्टेट चेंज जो है हमारे पास, ये यहाँ पे सर्च अपेंड हो जाती थी। अब चूँकि ये चला गया है, पहले यहाँ पे जैसे ये चेंज होता था नया यूआरएल बनता था, और वो रीरन हो जाती थी। ये डिपेंडेंसी यूआरएल और पेज की उसके ऊपर, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखें, अगर ये चेंज करते हैं तो ये कॉल नहीं जा रही। उसकी वजह ये है, यूआरएल तो चेंज हो रहा है हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये रीरन नहीं हो रहा। अगर इसको रीरन करना है तो हमें फिर इसको भी, यूआरएल चूँकि चेंज हो रहा है, यूआरएल पे ये चीज़ रीरन करनी है, तो यूआरएल को हमें क्या डिपेंडेंसी में ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद हम देख लेते हैं फिर। अब जब भी हम चेंज कर रहे हैं कैटेगरीज, तो ये देखें कॉल जा रही हैं, ठीक है, कॉल्स तो जा रही है, लेकिन जब ये डाटा आ रहा है ये नहीं अपडेट हो रहा हमारे पास। ये देखें, ए पे हमारे पास डाटा आ गया, लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ। ए पे ये है कि नहीं है, ठीक है, टी पे डाटा है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल है चूँकि वहाँ पे डिपेंडेंसी हमने दे दी थी, तो ये अपडेट हो रहा है, चूँकि हमने इसके ऊपर, चूँकि ये डाटा चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ अपडेट हो रहा है। यूआरएल के चेंज पे वो कॉल नहीं जा रही थी, ठीक है, कॉल जा रही है, और जैसे ये डाटे में ज़रा सा चेंज आता है, चाहे वो एम्प्टी या जो भी, तो ये चीज़ें रीसेट होकर दोबारा सेट हो जाती हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये हमने, ये इतना सारा कोड हमने ये क्या किया है, रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। तो इसको भी डिपेंडेंसी में बेहतर है हम ऐड कर दें कि जब भी पेज चेंज हो या कुछ भी चेंज हो, तो ये दोबारा इसको रीसेट कर दे, दोबारा से चीज़ें वगैरह सेट वगैरह करा दे, ठीक है, अगर पेज चेंज हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम कोड को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। तो ये देखें जी, ये हुक्स की वजह से हमारा ये कितना कोड रिड्यूस हो गया हमारे पास, ठीक है। अब चूँकि कैटेगरीज हमने ये साइड बार कंपोनेंट में भी यूज़ करनी है हमने, ठीक है, अभी तो ये हार्ड कोड है, तो यहाँ पर भी यूज़ करनी है, तो अब हमें यहाँ पर दोबारा कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, और इसी तरह कहीं और भी यूज़ करनी है, वहाँ पर भी कॉल करनी पड़ेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको एक होम पेज से कॉल करवा लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जहाँ भी शेयर करनी है स्टोर के अंदर फिर इसको भेज देते हैं कैटेगरीज को, यहाँ पे कॉल करके स्टोर के अंदर भेज देंगे, और स्टोर से जहाँ भी यूज़ करनी है वहाँ पे यूज़ कर देंगे। जैसे साइड बार पे अगर यूज़ करनी है तो हम स्टोर के अंदर कैसे भेज सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक इसका कैटेगरीज का स्टोर कॉन्टेक्स्ट स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैटेगरीज कॉन्टेक्स्ट हम क्रिएट कर देंगे, एक स्टोर की फाइल उसकी जो सेंट्रल लोकेशन पे होगी, जहाँ पे हम अपनी चीज़ें वगैरह स्टोर कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बाद यहाँ पर आएंगे। ये आपको वैसे बताया हुआ है, ठीक है, नए सिरे से भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये किस तरह से ये सारा वर्क करता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ता है हमें, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट को फिर प्रोवाइडर के साथ ऐड करना पड़ता है, और फिर हम उसको यूज़ करने के काबिल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ये पहले से समझाई हैं आपको, ठीक है, ये सिंपल है हमारे पास।
तो ये जी हमारे पास एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया है जिसको नल किए कर दिया इनिशियल, ठीक है। ये प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट है, हम इसको क्या कर देंगे कैटेगरी कॉन्टेक्स्ट, कैटेगरी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। और ये प्रोडक्ट प्रोवाइडर है, इसी तरह हम कैटेगरी प्रोवाइडर बना देंगे हम, ठीक है। कॉस्ट प्रोवाइडर हम एक बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक प्रोवाइडर के अंदर जितना भी काम है, मतलब जो भी चीज़ हमें यहाँ से पास होगी वो हम जो भी हमारे पास इसके अंदर रैप होगा प्रोवाइडर के अंदर, वो तमाम चीज़ों के अंदर हम जो कैटेगरी सेंट्रल स्टोर में रखेंगे तो वो सारी वहाँ पे एक्सेसिबल होंगी। स्टोर का मैंने आपको लास्ट टाइम ये काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया था। तो जैसे यहाँ पर अगर हम इंडेक्स डॉट जी एस के अंदर थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ ऐप डॉट जी एस के अंदर, तो ये प्रोडक्ट प्रोवाइडर है। तो प्रोडक्ट प्रोवाइडर के अंदर ये जितना भी चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर जितना भी डाटा पड़ा होगा वो सारा एक्सेसिबल होगा, जैसे कि पेजिनेशन होगी, पेजेस हो गए, सर्च हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, जितनी भी स्टेट होगी ये सारी एक्सेसिबल होगी विद इन ए प्रोडक्ट प्रोवाइडर। तो ये चूँकि तमाम राउट्स के ऊपर लगा हुआ है तो ये हर राउट के अंदर ये अवेलेबल होगी, एक्सेसिबल होंगी ये तमाम प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर जाएंगे, इसी तरह हम इसका भी एक प्रोवाइडर क्रिएट कर देंगे, ये प्रोवाइडर को कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है जी। और यहाँ पर आगे हमारे पास जो भी हम पास करेंगे उसको हम चिल्ड्रन कहते हैं वहाँ पे चिल्ड्रन, और यहाँ पर हमारे पास ये पास हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे एक स्टेट बना देंगे कैटेगरीज की, सेट कैटेगरीज यूज स्टेट। बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज सिंपल अरे होंगी, एम्प्टी अरे, ठीक है। तो वैल्यू, तो यहाँ पे ये दोनों सेटर गेटर हम पास कर देंगे। तो कहीं से सेट करवानी है तब भी हम स्टोर को यूज़ करेंगे, कहीं से गेट करनी है तब भी, एक तक सेंट्रल प्लेस हो ताकि हर किसी को बार बार एक जगह से सेट करवाएंगे और मल्टीपल जगहों से गेट करेंगे हम इसको। अगर ये काम नहीं करते तो हर जगह से हमें कस्टम हुक के ज़रिए पे कॉल करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास बन गया। इसके बाद हम इसका एक हुक सा बना लेते हैं हम इसका इस स्टोर को यूज़ करने के लिए, ठीक है जी। फंक्शन यूज़ कैटेगरी का एक हुक बना लेते हैं हम, ठीक है। रिटर्न, इसके अंदर हम क्या होगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, चूँकि ये कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट का हुक का इस्तेमाल करते हैं, कैटेगरी कॉन्टेक्स्ट एक्सपोर्ट। ये हमारे पास आ गया कैटेगरी कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर और साथ इसका हुक कैटेगरी, ताकि दूसरी फाइल में हम यूज़ कर सकें, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ये पास कर दिए। हम यहाँ पर आएंगे ऐप डॉट जी एस के अंदर, जिस तरह प्रोडक्ट प्रोवाइडर यूज़ हो रहा है इसी तरह हम इसको कैटेगरी प्रोवाइडर भी ओवरऑल तमाम राउट्स को एक्सेस दे देंगे इसकी, ठीक है जी। हमने तमाम राउट्स को इसकी एक्सेस दे दी। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेंगे इसकी फाइल की। अच्छा जी, अब ये कैटेगरी प्रोवाइडर भी तमाम राउट्स के अंदर एक्सेसिबल है, इसकी जितनी भी स्टेट है वो तमाम राउट्स के अंदर एक्सेसिबल है। अब हम यहाँ पर जाएंगे अपने होम पेज के अंदर, होम पेज के अंदर हम जाकर करेंगे एक नया इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यूज़ इफेक्ट। मल्टीपल हम यूज़ इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही कंपोनेंट के अंदर, ठीक है जी। तो जैसे ही हमारे पास कैटेगरी का पी डाटा हमारे पास चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, इफ़ कैटेगरी पी डाटा अगर हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे, जिस तरह ये यूज़ प्रोडक्ट्स का हुक हमने इस्तेमाल किया हुआ है इसी तरह हम यूज़ कैटेगरीज का भी हुक इस्तेमाल कर लेंगे। यूज़ कैटेगरीज,
कैटेगरी ये चूँकि हमें दो चीज़ें अलाउ करता है इस्तेमाल करना, वो वैल्यू उसके अंदर हमारे पास नज़र आ रही होती है। ये एज इट इज़ हम कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है जी। और यूज़ कैटेगरी, ये हुक हमने कॉल कर लिया, वो वहाँ से हमें मिला, ठीक है, उसकी एक्सेस। और जैसे ही हमारे पास कैटेगरी से एपी डाटा से कैटेगरीज आएंगी तो हम इनको ग्लोबल स्टोर के अंदर सेट करवा देंगे हम। तो ये हमारे पास कहाँ पर पड़ी होंगी, ये थोड़ा सा हमने फॉर्मेट से हट के ये डाटा बना दिया, इसको हम सही कर लेते हैं, बैकएंड पे करेक्ट कर लेते हैं। हमारा एक तरीका जो कन्वेंशन हम यूज़ कर रहे थे ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की, ये थी हमारे पास कि हम बजाय इस तरह रिटर्न करने के हम एक डाटा की बनाते थे, उसके अंदर अपना तमाम डाटा रिटर्न कर देते थे। ये हमने एक फॉर्मेट रखा हुआ था अपने लिए, ताकि हमारा कंसिस्टेंट रहे जो रिस्पॉन्स पैटर्न है हमारे पास। अच्छा जी, ये तो ये जो इतनी चीज़ है ये हमारे पास है रिस्पॉन्स डॉट डाटा। अब रिस्पॉन्स डॉट डाटा के अंदर डाटा डॉट कैटेगरीज है हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर हम जाकर करते हैं ये कैटेगरीज एपी डाटा जो है हमारे पास, ये रिस्पॉन्स डॉट डाटा असल में, तो इसके अंदर डाटा डॉट कैटेगरीज, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई। तो हम करा देंगे सेट, ठीक है। अब ये पेज रिफ़्रेश किया हमने, अच्छा ये कह रहा है जी, इसको रिफ़्रेश किया हमने, तो ये हमारे पास पेज रिफ़्रेश हो गया। अब हम यहाँ पे जाके कंपोनेंट्स के अंदर जाके हम इसका डाटा देखते हैं कि हमारे पास कैटेगरीज आई हैं कि नहीं आई। ये हमारे पास कैटेगरीज प्रोवाइडर हैं, और ये कैटेगरीज प्रोवाइडर के अंदर ये हमारे पास जी 4 कैटेगरीज हमारे पास आ गई हैं स्टोर के अंदर, ठीक है जी। 4 कैटेगरीज आ गई। अब सिंपली हम इनको जाके अब किसी भी और कंपोनेंट में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमने यहाँ से कैटेगरीज मिल गई हैं। जैसे ही चूँकि बंदा लॉगिन होता है तो वो होम पेज पे लैंड होगा, और होम पेज पे आते साथ ही कैटेगरीज लोड हो जाएंगी वन टाइम, और उसके बाद जिस भी कंपोनेंट के अंदर यूज़ करने बजाय मल्टीपल कॉल्स करने के हम यहीं से कैटेगरीज यूज़ कर लेंगे। तो अब सिंपल, अब चूँकि साइड बार में हमने कैटेगरीज हार्ड कोड की थी, अब वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं हम ओरिजिनल कैटेगरीज से। एक तो ऑल की आ गई हमारे पास कैटेगरी, और फिर हम बाकी नॉर्मल वाले से नॉर्मल जो ओरिजिनल वाली कैटेगरीज है उनसे हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरीज अगर यूज़ करनी है तो हमें वही काम करना पड़ेगा। यूज़ कैटेगरीज का स्टोर से कैटेगरीज मंगवानी पड़ेंगी, ये हमें कैटेगरीज आ गई। अगर स्टोर के अंदर जाएँ तो ये एक सेट करने का मेथड देता है कैटेगरीज को, और एक गेट करने का मेथड देता है। हम गेटर को यूज़ करते हुए यहाँ कैटेगरीज हमने मंगवाई, और फिर हमने यहाँ पर ये लूप मैप कर दिए यहाँ पर। हमें बारी बारी इस मैप ने कैटेगरी दी, और हमने यहाँ रिटर्न किया क्या, LI, यहाँ पे कैटेगरी का नेम, ठीक है जी। ये तमाम हमारे पास कैटेगरीज रिटर्न हो गई हैं डायनेमिक जो बैकएंड से आ रही थी, ठीक है। 4 ही हमने कैटेगरीज ऐड की थी, तो ये चारों हमारे पास रिटर्न हो रही हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमने फिर हर कैटेगरी का काउंट भी देना है। अभी फ़िलहाल चूँकि हम यहाँ से कैटेगरी ले ही नहीं, इस वजह से हम काउंट भी नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो ये काम आगे फ़िलहाल ये कैटेगरीज हमारे पास आ गई हैं। इस वीडियो के अंदर हमने 2 काम किए हमने। सबसे पहले इसके अंदर हमने 2 काम किए हैं। अच्छा, ये परसिस्ट करने वाला काम हमारा रहता है, कॉन्टेक्स्ट स्टोर हम इस्तेमाल कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है, लेकिन ये एक काम रहता है। ये हमारे पास ये काम डन हो चुका है, ठीक है। हमने कस्टम हुक बनाया, कस्टम हुक के ज़रिए हमने एक पेज कन्वर्ट किया कस्टम हुक पर अपने, और साथ ही देखा कि किस तरह हुक को यूज़ करते हुए हमारा काफ़ी सारा कोड कम हो गया। एक तो ये हमने हुक इस्तेमाल किया, ठीक है, और उसके बाद हमने दूसरी चीज़ इस्तेमाल की है सीडर्स, जो कि डाटाबेस के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सीडर्स हमने साथ ही इस्तेमाल किए, ठीक है जी। तो फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल में इतना ही, तो बाकी जो काम है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।